हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे पावर वन का पिछले साल के 2 क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम सेक्शन ए कवर करेंगे दोनों पेपर्स का, और इसमें आपको हर क्वेश्चन के साथ बहुत सारे कंसेप्ट्स लर्न करने को मिलेंगे। सो मस्ट वॉच द वीडियो। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विल हैव द हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट। इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसकी कैपिटल कॉस्ट हाईएस्ट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होती है। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है? इनिशियल कॉस्ट, मतलब जब हम प्लांट बना रहे हैं उस टाइम उसकी इनिशियल कंस्ट्रक्शन के टाइम कितनी कॉस्ट बन रही है, उसको बना के खड़ा करने में कितना खर्चा आया, तो वो होती है आपकी कैपिटल कॉस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट लगती है वो आती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, क्योंकि हमारे को वहाँ पर सेफ्टी फीचर्स भी देखने पड़ते हैं और लैंड भी देखना पड़ता है, क्योंकि इसको हमें पूरा ही जो क्राउडेड एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं उससे बिल्कुल दूर बनाना पड़ता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिस वजह से ह्यूमन लाइफ में वो इफ़ेक्ट करता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, उसकी हाईएस्ट कैपिटल कॉस्ट होती है। और इसकी एक और पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो फ्यूल कॉस्ट है वो बहुत ही कम होती है। फ्यूल कॉस्ट क्या है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि जो फ्यूल है इसमें हम न्यूक्लियर प्लांट में जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं यूरेनियम। ठीक है, और यूरेनियम क्या है, अगर 1 kg हमने सिर्फ 1 किलो अगर आप यूरेनियम यूज़ कर रहे हो तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बराबर होती है 2500 टन अगर आप कोयला यूज़ करोगे। उसको 2500 टन कोयले को अगर आप गर्म करके, मतलब सॉरी हीट करके, स्टीम जब हम बनाते हैं ना, उसको जलाकर जो स्टीम हम बनाएंगे तो वो हम थर्मल पावर प्लांट में करते हैं, तो वो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसके बराबर ही 1 kg यूरेनियम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए जो फ्यूल कॉस्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या हो जाती है, बहुत ही कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोड फैक्टर इज़। तो लोड फैक्टर पूछा गया है कि वो लेस देन यूनिटी होता है, लेस देन और ग्रेटर देन 1 होता है, या फिर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, या लेस देन 0 होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोड फैक्टर होता क्या है। लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड। तो आपको ये लोड फैक्टर का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए और बी में पूछ लिया जाता है, सेक्शन बी में भी, इवन सी में भी ये पूछ लिया जाता है। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड। तो अब एवरेज लोड हमेशा क्या है, मैक्सिमम लोड से कम ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि लोड फैक्टर की जो हमेशा वैल्यू आती है ऑलवेज लेस देन यूनिटी, तो हमेशा लेस देन यूनिटी रहेगा लोड फैक्टर। अब इसमें से कुछ और कंसेप्ट हम इसमें सीख लेते हैं। ये तो आपको लोड फैक्टर से पूछ लिया गया है सवाल। अब यहीं पे ही और भी फैक्टर्स रहते हैं, जैसे मान लो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, एक डाइवर्सिटी फैक्टर। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर है इसका भी पूछते हैं कि इसकी वैल्यू यूनिटी से कम होता है या ज़्यादा होता है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड एक और नेक्स्ट पॉइंट पूछ लिया जाता है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर, और इस डिमांड फैक्टर की वैल्यू होती है लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। तो आपने यहाँ से क्या याद रखना है, लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर दोनों की वैल्यू होगी लेस देन 1, और जो डाइवर्सिटी फैक्टर होती है वो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट इज मटीरियल्स आर नॉट यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए, इन 4 ऑप्शंस में से बोला गया है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है कि जो हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं यूज़ करते। ठीक है, देखो कॉपर भी हम यूज़ करते हैं, हमारे को जब हमने पावर ट्रांसमिट करनी है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है पावर का, तो वहाँ पर कॉपर भी यूज़ होता है। एल्यूमिनियम को भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, कंडक्टर है। स्टील को भी हम यूज़ करते हैं। स्टील को आपने देखा होगा ACSR कंडक्टर जब हम बनाते हैं। ACSR की फुल फॉर्म क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इसकी भी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ ली जा सकती है आप लोगों से। पावर की का पेपर है तो इसमें ये आ सकता है क्वेश्चन। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यहाँ स्टील दिख रहा है ना आपको, तो कंडक्टर में हमने स्टील अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, क्यों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कंडक्टर की। तो यानी कि स्टील भी आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क में यूज़ हो सकता है। लेकिन टंगस्टन एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़ नहीं होता, टंगस्टन।
ये जो सी ऑप्शन है टंगस्टन, तो यहाँ पर थर्ड का आंसर आ जाएगा सी, टंगस्टन। तो टंगस्टन मटेरियल हम यूज़ नहीं करते ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा हाई, वेरी वेरी हाई। तो जब कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, कंडक्टर में हाई रेजिस्टेंस वालों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हाई रेजिस्टेंस वाली चीज़ होती है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा लॉसेस देती है। तो टंगस्टन अगर हम यूज़ करेंगे तो लॉसेस ही बहुत ज़्यादा दे देंगे। तो वी विल नेवर यूज़ टंगस्टन इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। कि इसमें पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शंस में जो दिया गया है उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जो अंडरग्राउंड केबल को जब हमने बिछाना है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो पहला दे रखा है डायरेक्ट लिंक, ये भी हम यूज़ करते हैं। सॉलिड सिस्टम, इसको भी हम यूज़ करते हैं। ड्रॉ इन सिस्टम, ये भी हम यूज़ करते हैं। तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन के, ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों सही है। तो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों मेथड अब अंडरग्राउंड केबल्स में यूज़ करते हैं टू लेइंग दी अंडरग्राउंड केबल्स। नेक्स्ट इज मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज केबल्स। अच्छा, तो यहाँ बोला है कि जो हाई वोल्टेज केबल्स है, ठीक है, जब कोई ऐसी केबल है जो हाई वोल्टेज कैरी कर रही है, जिसमें हाई वोल्टेज आ रही है, तो उसकी इंसुलेशन, क्योंकि हमारे को वोल्टेज की और कंडक्टर कुछ भी है, जो केबल है कंडक्टर से, इनकी इंसुलेशन भी तो करनी पड़ती है। और वो इंसुलेशन किस पे डिपेंड करती है कि हमने कितनी उसमें इंसुलेशन करनी है, वोल्टेज पर। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ही ज़्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अब इसमें बोला है कि जब हाई वोल्टेज की केबल जा रही है उसकी अगर इंसुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो जनरली आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हो जब आपने हाई वोल्टेज की इंसुलेशन करनी है? तो हमें ऐसा ही मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा कि जो मतलब बढ़िया इंसुलेटर की तरह काम करे। तो सबसे जो बढ़िया रहता है इस टाइम पर, मतलब हाई वोल्टेज के लिए इंसुलेशन के लिए मटेरियल, वो होता है पेपर। वैसे क्या होता है, प्रेग्नेटेड पेपर, ठीक है। इसका वैसे पूरा नाम क्या होता है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज केबल के लिए, ये मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ स्टीम पावर प्लांट वाटर इज यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस इन। अच्छा, कि जो स्टीम पावर प्लांट है, जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पर हम जो वाटर है, पानी का यूज़ कर रहे हैं कूलिंग के लिए, ठीक है, कूलिंग पर्पस के लिए। तो कहाँ पर हम उस कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है कंडेंसर, टरबाइन, बॉयलर ट्यूब्स और बोथ बी एंड सी। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए सिर्फ हम कंडेंसर में ही कूलिंग का काम करते हैं, ठीक है, मतलब पानी का यूज़ करेंगे कंडेंसर में। तो कंडेंसर का काम क्या होता है स्टीम पावर प्लांट में, जो भी स्टीम टरबाइन से निकल के आई, ठीक है, तो वो टरबाइन से जो भी स्टीम निकलेगी, अब उस स्टीम को हम क्या करते हैं, वो वेस्ट चली जाएगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो जब जो स्टीम है वो वेस्ट जाए। हम उसको क्या करते हैं, वापस पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो स्टीम आ रही है ना, अब स्टीम क्या है, वापस पानी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडेंसर, इस कंडेंसर की हेल्प से। और इसको ऐसा प्रोसेस करने के लिए हमारे को क्या है, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम वाटर का यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग पर्पस। तो ये कहाँ पर यूज़ होगा, ये जो पानी है ठंडा पानी, इस कंडेंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें पूछा गया है, चार ऑप्शन दे दिए गए और इन चारों में बोला गया है कि कौन सा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपने दो तरह के पढ़े होंगे, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और अनदर वन इज़ योर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल कौन से होते हैं कि जिनको हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब जो पहले से हम जिनको यूज़ करते हैं उनको कन्वेंशनल बोलते हैं। और नॉन कन्वेंशनल ऐसे हैं जिनका यूज़ हमने अभी अभी या कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया है, जो हमें मतलब अभी पता चले कि अच्छा इनसे भी एनर्जी बन सकती थी, तो हमने उनको अभी रिसेंटली स्टार्ट करना किया है यूज़ करना। तो कन्वेंशनल में क्या आ जाएगा आपका, देखो सोलर है, सोलर भी अभी अभी हमें पता चला यार सोलर से एनर्जी बनती है, विंड से भी। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या आ गया, न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ये भी रिसेंट ही है। हीट, तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका, हीट एनर्जी। ये जो हीट एनर्जी इज़ योर कन्वेंशनल, क्योंकि हीट हम
बहुत टाइम से यूज़ करते हैं। हीट का कहने का क्या मतलब, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, वुड को जला के हीट मिल रही है, तो ये सब क्या है आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a three-phase four-wire system is commonly used on प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ क्या बोला है कि जो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम है कि उसको आप कहाँ पर यूज़ करते हो। तो आपने देखा होगा हम क्या करते हैं कि जैसे हमने पावर को जनरेट कर दिया, ठीक है, जनरेट करने के बाद हमने क्या कर दी, पावर को हमने स्टेप अप करके, ठीक है, एक सबस्टेशन में भेज दिया, तो इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद हमने थोड़ी दूर और भेज दिया, तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन। उसके बाद वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर तक आएगा, उसको बोल देते हैं हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर। और जब हमारे घरों तक आ जाती है उसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब हमारे घर के पास जब सप्लाई आ रही है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पर हमारे को क्या होता है, न्यूट्रल चाहिए होता है, ठीक है। न्यूट्रल क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो सिंगल फेस आ रही है, वो थ्री फेज नहीं आ रही है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या है कि थ्री फेज फोर वायर सिस्टम चाहिए होता है कि ताकि उस तीन फेज से हम सिंगल फेज बना सके। तो हम न्यूट्रल का यूज़ करके क्या करते हैं, हर एक घर में एक एक फेज भेज देते हैं। तो वो कहाँ पर यूज़ होगा, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, जो बिल्कुल हमारे घर के पास होना है, मतलब जहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है और वहाँ से आप लोगों के घरों में अब एक एक वायर आ रही है, सर्विस मेन्स आ रही है, ठीक है। तो वो आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होगा ये वाला सिस्टम, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 11 kV ओवरहेड लाइन विच टाइप ऑफ इंसुलेटर प्रोवाइडेड एट द डेड एंड। तो देखो इसने पूछा है कि इंसुलेटर का कौन सा ऐसा टाइप है जो डेड एंड पर हम यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे जनरली जैसे 11 kV की कोई ओवरहेड लाइन जा रही है, 11 kV की आपकी कोई ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, कोई वायर जा रही है, तो उसमें हम कौन सा इंसुलेटर यूज़ करेंगे जब डेड एंड आएगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये देख लो कि कितने टाइप्स के इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर जनरली 5 टाइप के हमारे रहते हैं, जैसे पिन इंसुलेटर हो गया, शैकल हो गया, स्टे इंसुलेटर हो गया, और सस्पेंशन इंसुलेटर हो गया, और स्ट्रेन इंसुलेटर हो गया, ठीक है। ये 4-5 कुछ इंसुलेटर्स होते हैं जो मेन इंसुलेटर है। अब ये जो पिन, ये जो क्या है, स्ट्रेन इंसुलेटर है, इसको भी हम क्या है डेड एंड पर यूज़ करते हैं, और शैकल इंसुलेटर को भी हम डेड एंड पर यूज़ करते हैं। तो दो ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिनको हम डेड एंड पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में स्ट्रेन दिया है कहीं, सबसे पहले तो हम स्ट्रेन को यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में स्ट्रेन तो दिया ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन क्या बन जाता है, शैकल। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, शैकल टाइप इंसुलेटर। तो इसको हम हमेशा डेड एंड पर यूज़ करते हैं, या कोई शार्प कॉर्नर आ रहा है, जैसे कोई ये लाइन है तो यहाँ से ऐसे कोई इसको मोड़ना है हमने ट्रांसमिशन लाइन को, तो उस जगह हम इन इंसुलेटर्स को यूज़ करेंगे, स्ट्रेन और शैकल को। तो एक बार देख भी लेते हैं कि किस तरह से रहते हैं। जैसे मान लो सस्पेंशन कैसा होता है आपका, ये ऐसे करके आपने बहुत सारे इंसुलेटर्स अगर लटकाए हैं, ये सस्पेंशन है। और स्ट्रेन होता है अगर आपने उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, ऐसे करके अगर आप रख रहे हो हॉरिजॉन्टल, तो ये आपके स्ट्रेन हो गया, ये सस्पेंशन हो गया। और आपको जो क्या रहता है, स्टे इंसुलेटर तो पता ही होगा, जो पोल के साथ ऐसे ग्राउंड में लगा होता है, ये स्टे इंसुलेटर होता है। और बाकी पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है आपका, जो आपने देखा होगा डिस्क सी बनी होती है, तो वो ही पिन और डिस्क टाइप है। और एग टाइप किसको बोलते हैं, इसी को ही, स्टे वाले को ही हम एग टाइप बोलते हैं। और शैकल टाइप आपने जनरली देखा होगा कि जो भी एलटी लाइंस होती है वहाँ पर लगा होता है शैकल टाइप, ऐसे करके छोटे से लगे होते हैं, पोल होगा, और ये शैकल टाइप आपका पोल्स पे लगा होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज़। तो पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है पावर फैक्टर 1 होता है मैक्सिमम, 1 से ये ऊपर नहीं जा सकता और ना ही 0 से नीचे। तो मतलब 0 और 1 के बीच में इस पावर फैक्टर की क्या होती है, वैल्यू लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1, और अगर यहीं पे मिनिमम वैल्यू पूछा होता तो मिनिमम वैल्यू विल बी 0, इससे नीचे नहीं जाती है।
एक पेपर का सेक्शन ए कवर हो चुका है। अब हम सेकंड वाले पेपर का सेक्शन ए कवर करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड एट सबस्टेशन इज, कि जो सबस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबस्टेशन का होता है स्विचिंग। ठीक है, उसका काम है स्विचिंग करना, मतलब कि कौन सा लोड को हमने सप्लाई करना है सबस्टेशन से, ठीक है, और कौन से फीडर को ऑन करना है, कौन से फीडर पे सप्लाई नहीं देनी, किस पे देनी है, तो वो सब काम कौन करता है, सबस्टेशन। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, स्विचिंग। नेक्स्ट इज इफ़ द पावर फैक्टर ऑफ लोड इज़ इम्प्रूव्ड द लाइन लॉसेज आर। तो देखो, जब कभी भी हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो लाइन लॉसेज हमेशा क्या है, रिड्यूस हो जाते हैं, आर रिड्यूस्ड। तो आंसर आ जाएगा ये रिड्यूस। इफ़ द पावर फैक्टर ऑफ लोड इज़ इम्प्रूव्ड दी लाइन लॉसेज आर रिड्यूस्ड। क्यों, क्या होता है कि जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है, जनरली V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू VI cos फाई। तो यहाँ से अगर आप ये cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर एक तरह से क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। पावर फैक्टर अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो करंट मतलब कम होगा, और लॉसेस क्या होते हैं, I²R। ठीक है, तो ये करंट अगर कम हो गया तो लॉसेस भी क्या हो गया, कम हो गए। ठीक है, ये I²R है तो ये भी कम हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि पावर फैक्टर अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, मतलब ज़्यादा पावर फैक्टर दे रहे हो, तो उस केस में लॉसेस क्या हो जाएंगे, मिनिमम, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा रिड्यूस्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज रनिंग कॉस्ट ऑफ डैश प्लांट इज लोएस्ट। तो सबसे कम कौन से प्लांट की रनिंग कॉस्ट होती है। तो देखो, अभी हमने पिछले पेपर में मैंने आपको बताया ना, न्यूक्लियर की क्या है, रनिंग कॉस्ट, मतलब जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा हाइड्रो, क्योंकि पानी की तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, पानी तो हमारे पास फ्री में है। ठीक है, न्यूक्लियर में अगर 1 kg आप यूरेनियम लेके आ रहे हो कहीं से, तो उसकी फिर भी कॉस्ट है। उसको आप ट्रांसपोर्ट करोगे किसी, सपोज़ यूरेनियम अगर आपको यहाँ यमुनानगर में तो नहीं मिलेगा, कहीं और से लेके आना पड़ेगा, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। लेकिन हाइड्रो क्या है, पानी है, इजीली मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ आंसर क्या आएगा कि जो रनिंग कॉस्ट है किस प्लांट की लोएस्ट होती है, हाइड्रो प्लांट की। रनिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि जब आप उसको वर्क करवा रहे हो, जब आप उससे बिजली बनाने लग स्टार्ट कर रहे हो, तो उस वक्त कितना खर्चा आ रहा है बिजली बनाने का, तो वो सारा मेन किस पे डिपेंड करेगी सारी चीज़, फ्यूल के कॉस्ट में, कि फ्यूल की कितना कॉस्ट आ रहा है। मान लो अगर हम थर्मल की बात करते हैं, उसमें कोयला ख़रीदना पड़ रहा है, तो उसमें कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रो जब आपको फ्यूल ही फ्री में है तो ऑब्वियसली रनिंग कॉस्ट कम ही आएगी, सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा रहेगा। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी फैक्टर इन अ पावर स्टेशन इज़ ऑलवेज डैश देन यूनिटी। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर है पावर स्टेशन का वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन। तो अभी हमने डिस्कस भी किया कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो ग्रेटर देन यूनिटी होता है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड। तो जैसे अगर मान लो अलग अलग घर है, तो हर घर में अगर एक घर का जो मैक्सिमम लोड है वो 100 है, दूसरे घर का मैक्सिमम लोड मान लो 50 है, और किसी तीसरे घर का क्या है 150 है, तो इनका सम, इंडिविजुअल का सम डिवाइडेड बाय इनमें से जिसका भी मैक्सिमम लोड है वो। तो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन से घर का है, थर्ड वाले घर का मैक्सिमम लोड है, तो डिवाइड बाय 150। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या है, एक से ज़्यादा ही आएगी। तो इसीलिए जो डाइवर्सिटी फैक्टर है ऑफ पावर स्टेशन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब एक से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर हमें दूसरे क्या चीज़ याद रखनी थी, एक लोड फैक्टर की वैल्यू मैंने बताई याद रखनी है, और दूसरी डिमांड फैक्टर की। डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर हमेशा क्या होगा, लेस देन 1। ये भी लेस देन 1 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। नेक्स्ट इज रिंग मेन सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश रिलायबल देन रेडियल सिस्टम। कि जो रिंग मेन सिस्टम है वो रिलायबल होता है रेडियल से या नहीं, तो यस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिंग मेन सिस्टम इज़ मोर रिलायबल देन रेडियल सिस्टम, ज़्यादा रिलायबल होता है रेडियल से। क्यों, देखो रिंग मेन सिस्टम किस तरह से होता है, अगर हम रिंग सिस्टम की बात करें तो रिंग सिस्टम क्या है, ये सब स्टेशन है,
और यहाँ पर आपके अगर ये फीडर कनेक्टेड है तो यहाँ पर अगर हमने डिफरेंट जगह लोड दे दिए हैं, ठीक है, ये आपके फीडर्स कनेक्टेड है, अलग अलग जगह लोड जा रहा है हमारा, ये ए पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर। तो मान लो यहाँ से ये सबस्टेशन है तो यहाँ से ऐसे सप्लाई गई तो यहाँ से भी सप्लाई जा सकती है और इधर से भी ऐसे करके भी सप्लाई जा सकती है। मान लो अगर सपोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया इस तरह, तो ये सप्लाई यहाँ से जानी बंद हो जाएगी, लेकिन इस ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इस तरफ से तो सप्लाई जा ही सकती है, ठीक है। तो ये रिंग मेन सिस्टम है। लेकिन रेडियल में क्या होता है, रेडियल देख लेते हैं। अगर ये आपका सबस्टेशन है तो यहाँ पर एक फीडर ऐसे कनेक्टेड होगा ए, दूसरा यहाँ पर कनेक्टेड है ये बी, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये कनेक्टेड है सी। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज़ यहाँ से एक तो सप्लाई ऐसे जाएगी, इसको ए को चलेगी, यहाँ बी से चलेगी और ये सी को चलेगी, है ना। अगर मान लो सपोज़ यहाँ पर कोई ना कोई फॉल्ट आ गया तो अब इस ए के लिए कोई सप्लाई जाने को रास्ता ही नहीं है, ठीक है। रिंग में तो था, रिंग में हमने ऐसे रिंग बना दी, तो अगर ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो अगर एक सपोज़ एक ख़राब हो गया तो दूसरे से चला जाएगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो रिंग मेन सिस्टम है वो ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू रेडियल सिस्टम। तो यहाँ आ जाएगा आंसर मोर रिलायबल देन रेडियल सिस्टम, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इजीली अगर कोई फॉल्ट अगर आ जाता है तो रिंग मेन सिस्टम में क्या है कि दूसरी तरफ से सप्लाई मिल जाएगी, लेकिन रेडियल में ऐसा नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिकल वोल्टेज फॉर्मूला फॉर ट्रांसमिशन लाइन इज, मतलब जब हम ट्रांसमिशन लाइन करें तो उसके लिए एक इकोनॉमिकल वोल्टेज फार्मूला होता है, वो क्या होता है। तो ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जा सकता है, सेक्शन बी में भी ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है, वहाँ भी आ सकता है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 5.5 अंडर रूट ऑफ 0.62 L प्लस 3P डिवाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना, क्योंकि सिर्फ इतना ही आपके सिलेबस में है कि इकोनॉमिकल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या रहेगा ट्रांसमिशन लाइन में। तो V इक्वल टू 5.5 अंडर रूट 0.62 L प्लस 3P बाई 100, जिसमें V क्या है, ये होती है आपकी लाइन वोल्टेज है, ठीक है, किलो वोल्ट में दी गई है। और ये L है, L होती है लेंथ कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर तक है वो, तो इन किलोमीटर्स वो दिया होगा कि कितने किलोमीटर की लाइन है। और P होता है कि मैक्सिमम पावर कितनी वो रहेगी उसकी, ठीक है, मैक्सिमम पावर पर फेज़, एक फेज़ में कितनी पावर वो कैरी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं, इकोनॉमिकल वोल्टेज किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HVAC स्टैंड्स फॉर। तो HVAC की 2 फुल फॉर्म्स बन सकती है, एक तो आपकी हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी वाली आपकी सही मान रहा है। तो हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट भी वैसे करेक्ट है। और इसके अलावा आप यहाँ पर और में अगर इस तरह का कन्फ्यूजन है तो और में भी आप लिख सकते हो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। एच से हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। तो ये दोनों जो फुल फॉर्म्स है ये सही रहेगी अगर इसमें HVAC में पूछी गई है। और इसी से ही एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि HVDC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HVDC इज़ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, जैसे इसमें बोला ना हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, तो सेम हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन LT डिस्ट्रीब्यूशन डैश इंसुलेटर्स आर यूज्ड। तो जो लो टेंशन लाइन है, मतलब लो लाइन है, उसमें हम कौन से इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा भी, देखा हमने कि 4-5 इंसुलेटर्स होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन, स्ट्रेन, शैकल और स्टे टाइप। तो मैंने बताया आपको जो शैकल इंसुलेटर है वो आपने जो भी अपने घरों के आसपास जो पोल लगे होंगे 11 kV की लाइन वहाँ जाती है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा शैकल इंसुलेटर्स लगे होते हैं। तो यहाँ जो आंसर आएगा दैट इज़ विल बी शैकल इंसुलेटर्स। तो जनरली जो शैकल इंसुलेटर है वो हम
लो जगह यूज़ करते हैं, जैसे शैकल इंसुलेटर हो गया और स्टे इंसुलेटर। ये सब हम क्या करते हैं, जब लो लाइन है, लो वोल्टेज है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एलटी डिस्ट्रीब्यूटर में शैकल यूज़ होगा। और उसके अलावा जैसे अगर आपका पिन इंसुलेटर आ गया, तो ये 33 केवी तक के लिए ही हम यूज़ करते हैं। इनको हम करते हैं 11 केवी के लिए यूज़, 11 केवी तक के लिए। पिन इंसुलेटर को यूज़ करते हो आप 33 केवी तक के लिए। और अगर आपको 33 केवी से ऊपर जाना है, ठीक है, मान लो 66 केवी जाना है या फिर 220 केवी ज़्यादा जाना है, तो उस केस में आप सस्पेंशन इंसुलेटर को यूज़ करोगे और स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज़ करोगे। तो यहाँ से आपने और क्या याद रखना है, स्ट्रेन जो इंसुलेटर है वो किसके लिए यूज़ होता है, डेड एंड के लिए भी यूज़ होता है, या फिर शार्प कॉर्नर्स के लिए भी स्ट्रेन यूज़ होता है। और शैकल भी डेड एंड और शार्प कॉर्नर्स के लिए यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फार्मूला फॉर हैवी वाटर इज, हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, D2O। वैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, ये नॉर्मल वाटर का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हैवी वाटर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज KVR इक्वल टू डैश 10 फाई। तो यहाँ पर डैश में आपको फिल करना है कि क्या है ये। तो ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 10th क्वेश्चन, ये है पावर फैक्टर का क्वेश्चन। तो इसको समझने के लिए पहले आपको पावर ट्रायंगल आना चाहिए। तो पावर ट्रायंगल क्या होता है, ये आपका किलोवाट होता है, ये KVAR, और फिर इन दोनों को जो लाइन जोड़ेगी उसको हम बोलते हैं KVA। तो यहाँ जो हम मैथ्स में ट्रायंगल सॉल्व करते हैं सिंपल, वैसा ही ये ट्रायंगल सॉल्व होगा। तो ये मान लो सपोज़ एक एंगल है फाई, तो अगर आप यहाँ से कॉस फाई निकालते हो, तो कॉस फाई ही क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। तो कॉस फाई की यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, ये फाई एंगल है, तो इस फाई की एंगल क्या निकलती है, ये KW, ठीक है, मतलब किलोवाट, डिवाइड बाय ये KVA। तो ये आपका क्या निकल गया, कॉस फाई पावर फैक्टर। तो जनरली ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस फाई शुड बी इक्वल टू KW डिवाइड बाय KVA। ठीक है, तो ये आपकी बन गई कॉस फाई के टर्म्स में। अब नेक्स्ट इसमें और क्या पूछ लिया आएगा, अब ये जो पूछा गया है KVAR इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, तो इसमें अब हम 10 फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अब हमने यहाँ पे ये फाई एंगल है हमारा, तो यहाँ हम अगर 10 फाई की मैं वैल्यू निकालूँ तो 10 फाई की क्या वैल्यू आएगी, 10 फाई क्या होता है कि ये वाली वैल्यू जो आपका परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है, KVAR। ठीक है, ये वैल्यू KVAR डिवाइड बाय KW। तो ये आपका बन गया 10 फाई की वैल्यू। तो यहाँ से आप सिंपल निकाल सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, 10 फाई मल्टीप्लाई बाय KW, हमने इसको मल्टीप्लाई में ले लिया, और KVAR। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा KVAR पूछा है, तो KVAR ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू क्या है 10 फाई, और मल्टीप्लाई KW। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, KW। तो फाइनल आंसर इज़ योर KW। तो यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए इसका, कि जो पावर फैक्टर का ट्रायंगल आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसमें सिर्फ आपने जनरली क्या करो, 10 फाई निकालना सीखो, 10 फाई कैसे निकल रहा है, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला बन रहा है, और कॉस फाई का क्या फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, बस इसके अलावा ज़्यादा उसमें और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है पावर ट्रायंगल में।